नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान अड़े हुए हैं। इस बीच हरियाणा के रोहतक में इस प्रदर्शन को लेकर खाप पंचायत का आयोजन किया गया था। इस खाप पंचायत के खत्म होने के बाद ऐलान किया गया है कि अब दिल्ली में महिला पंचायत होगी। महिला पंचायत के लिए 28 मई का दिन मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि इसी दिन देश के नए संसद भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रोहतक में खाप पंचायत की काफी देर तक बैठक हुई। ऐसा माना जा रहा था कि इस खाप पंचायत में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अब संसद की तरफ कूच करने का प्लान किया गया है। देश की जानी मानी पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान इस महापंचायत में शामिल हुए थे, जबकि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे अन्य दूसरे पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। पूनिया ने बताया कि महापंचायत में 4 फैसले लिए गए हैं। इसके तहत 28 मई को महिला पंचायत का आयोजन संसद भवन के पास किया जाएगा। 23 मई को जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। महापंचायत के दौरान एक बार फिर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठी। खाप महापंचायत के दौरान इसके सदस्यों ने पहलवानों से वादा किया कि वो जब भी कभी उन्हें बुलाएंगे, खाप धरना स्थल पर 5 घंटे के अंदर हाजिर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में कल रोहतक में खाप पंचायत हुई और इस खाप पंचायत में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत महिला पंचायत जो है वो 28 मई को अब होने जा रही है। 28 मई को नए संसद भवन के पास के महिला पंचायत होगी और आपको बता दें कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में किसानों का धरना और किसानों के साथ साथ पहलवानों का धरना लगातार जारी है, इस धरने को लेकर खाप पंचायत भी हुई, क्या कुछ उसमें खास रहा? जिस तरीके से लगातार पहलवानों के प्रदर्शन की तो वो लगातार जारी है और लगभग 23 दिन से कैसे गए 23 मई से जो है वो ये प्रदर्शन जो है दिल्ली के मंतर पर जारी है। मगर यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से रोहतक के अंदर महापंचायत की गई और उस महापंचायत के अंदर ये निर्णय निकाला गया कि अब 28 मई को जो प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन महिला पहलवानों की तरफ से या फिर महिला महापंचायत की जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अब कदम उठाया जा रहा है, उससे लगता है कि सरकार की आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलें बिल्कुल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, दूसरी तरफ महिला पहलवानों की जो आवाज है उसको उठाने के लिए महापंचायत की जाएगी, वो भी संसद भवन के पास। मगर यहां पर बात करें जिस तरीके से कल जो रोहतक के अंदर महापंचायत की गई उसके अंदर की बात करें तो वहां पर भी साक्षी मलिक की बात करें या फिर उनके पति की बात करें, वो भी मौजूद रहे और लगातार तमाम जो लोग थे यानी पंचायत के लोग थे वो मौजूद रहे और उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई है कि जब जब पहलवान जो है, खासतौर पर महिला पहलवान जो है, जब किसानों को बुलाएंगी या फिर कहें खाप पंचायत के लोगों को बुलाएंगे, 5 घंटे के अंदर वो उनके पास मौजूद होंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 23 मई को जिस तरीके से कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ, रणनीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और ये कैंडल मार्च दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक निकाला जाएगा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गिरने के लिए अब रणनीतियां जो है वो पहलवानों की तरफ से और खाप पंचायत के लोगों की तरफ से बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। जी, कल ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा, इसको लेकर तैयारियां किस तरीके की हैं और क्या पुलिस प्रशासन की अनुमति की जरूरत? देखिए यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से यानी 23 मई को जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला जाएगा, ये कैंडल मार्च जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक निकाला जाएगा ताकि आम जनता तक एक मैसेज पहुंचता हुआ नजर आए। और सुरक्षा की बात करें
तो दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें तो वहां पर भी लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ाई गई है। लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि आम व्यक्तियों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें तो एक छावनी के तौर पर उसको बदल दिया गया है। तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद रहेंगे, मगर अब देखना होगा क्या इंडिया गेट तक इनको जाने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि भारी संख्या के अंदर लोगों से भी अपील की जा रही है पहलवानों के द्वारा कि वो उनका समर्थन देने दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे। मगर जब समर्थन अगर भारी संख्या में होता है तो कहीं ना कहीं इनको इंडिया गेट तक जाने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो शायद रोक भी सकती है। मगर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कैंडल मार्च निकालने को लेकर परमिशन जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। जी, अभी अगर बात की जाए तो परमिशन नहीं दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है किसानों का और पहलवानों का, क्योंकि परमिशन अगर नहीं मिलती है तो क्या ये जो कैंडल मार्च है वो निकाला जाएगा, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक परमिशन नहीं दी गई है कैंडल मार्च निकालने की, शायद आज ये परमिशन दी जा सकती है। मगर यहाँ पर बात करें खप पंचायत के लोगों की, किसानों की या फिर कहें पहलवानों की, तो शायद आज दिल्ली पुलिस के साथ बैठक की जा सकती है और दिल्ली पुलिस से शायद बातचीत की जा सकती है। मगर अगर दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देती है तो शायद इनको जंतर मंतर से आगे कैंडल मार्च तक यानी कि इंडिया गेट तक नहीं जाने दिया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन करेंगे। कैंडल मार्च जो निकाला गया था, पैदल मार्च जो कनॉट प्लेस तक या फिर हनुमान मंदिर तक निकाला गया था, वो भी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही निकाला गया था, ना कि उसमें कोई हिंसा की कोशिश की गई थी। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता से भी अपील की जा रही है कि किसी को भी पुलिस से कोई भी झड़प नहीं करनी है, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही उनके साथ शामिल हुई है। मगर यहाँ पर बात करें महिला पंचायत की, तो महिला पंचायत जिस तरीके से 28 मई को की जाएगी उससे साफ जाहिर है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे उसी दिन संसद भवन के पास ही ये पंचायत की जाएगी और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भारी संख्या के अंदर किसान और महिलाएं जो है वो मौजूद हो सकती है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से अब कड़ी की जा रही है। जी, कल की खाप पंचायत में महापंचायत जो ये हुई उसको लेकर पहलवानों का क्या कुछ कहना रहा, क्योंकि साक्षी मलिक इसमें शामिल हुई थी और उनके पति सत्यव्रत कादियान इसमें शामिल हुए। किस तरीके से पहलवानों के समर्थन में जब लगातार किसान और महाखाप पंचायतें आ रही है, ऐसे में इधर किस महापंचायत में क्या कुछ वो फैसले लिए गए हैं जिससे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तय हो सकती है? देखिए यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से रोहतक के अंदर महापंचायत की गई तो इस महापंचायत से बड़े निर्णय निकलने की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो बड़े कदम उठाने की बात की जा रही थी। मगर यहाँ पर जैसे महापंचायत खत्म हुई तो उसके बाद स्पष्ट किया गया कि महिलाओं की महापंचायत की जाएगी 28 मई को, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करेंगे, संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन कहीं ना कहीं आम व्यक्ति तक ये भी संदेश जाना चाहिए कि जो पहलवान महिलाएं हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटी हुई है और उनकी मांग जो है वो सरकार नहीं मान रही है। दूसरा यहाँ पर जब भी महिला पहलवानों को जरूरत होगी खप पंचायत के लोगों की तो वो 5 घंटे के अंदर उनके पास उपस्थित होंगे, चाहे वो दिल्ली के या फिर किसी भी देश के कैसे कोने में हो। मगर यहाँ पर बात करें कैसे 23 मई की कैंडल मार्च बिल्कुल निकाला जाएगा, ये भी निर्णय बनाया गया है। मगर यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है महापंचायत के द्वारा भी और या फिर कहे कैंडल मार्च के द्वारा भी और पैदल मार्च के द्वारा भी कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिजभूषण के लेकर गिरफ्तारी को लेकर पहलवान जो है आवाज उठा रहे हैं, मगर अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठता नजर आ रहा है और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। मगर यहाँ पर बात करें सिर्फ बयान दर्ज किया गया है, सिर्फ FIR दर्ज की गई है, इसको लेकर पहलवान जो है वो अभी तक संतुष्ट नहीं है और आने वाले दिनों के अंदर ये प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं अब लंबा चलने की उम्मीद नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर रिजल्ट आने के बाद से महज 10 दिन के अंदर बीजेपी ने क्षेत्र में संगठनात्मक बैठक की है। इसमें लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता बल्कि विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। सभी गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे।
जबकि विपक्षी दलों की बात करें तो रिजल्ट के बाद सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। साथ ही 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स भी उन्होंने दिए। बीजेपी ने इस बार अपने संगठनात्मक बैठक की शुरुआत पश्चिम क्षेत्र की अध्यक्षता खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। पश्चिम क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर 2 दिन तक एक संगठनात्मक बैठक हुई है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी की नज़र 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। इसको लेकर रिजल्ट आने के बाद महज 10 दिन के अंदर बीजेपी ने संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसमें लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस ब्लूप्रिंट के तहत बीजेपी अब 30 मई से 30 जून यानी पूरा 1 महीना महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सांसद, विधायक, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। सभी गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे। जबकि विपक्षी दलों की बात करें तो रिजल्ट के बाद सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी हलचल अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, संगठनात्मक बैठकें की जा रही है और 24 की तैयारी में पूरे तरीके से बीजेपी जुट गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि एक चुनाव चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन उसके बाद हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और एक निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं मिशन 2024 में लग चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में बम्पर जीत भाजपा की नजर अब 2024 के चुनाव पर है, जो कि लोकसभा चुनाव है। 6 क्षेत्रों के संगठनात्मक बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया कि किस तरह उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीता जा सकता है। यही नहीं, भाजपा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिस अभियान में बूथ स्तर से लेकर विधायक, सांसद, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं जनसंपर्क के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये सभी गांव और केंद्रों पर जाएंगे, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताने का काम करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताने का काम किया गया। तो वहीं बात की जाए तो 2024 में जहां बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक है निकाय चुनाव को लेकर कि किस तरह क्यों चुनाव इतना हारे, और ये कहा जा सकता है कि आखिरकार दिन पे दिन जो कांग्रेस की दुर्गति कहे जा सकते हैं वो क्यों हो रही है। कर्नाटक चुनाव हालांकि जीता, लेकिन ये देखो उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस अब उठने का नाम नहीं ले रही है। और उस पर आज प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक करेंगे और निकाय चुनाव में जो हार हुई उस पर समीक्षा की जाएगी उस पर। और वही बात की जाए तो समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर हालांकि समीक्षा बैठक कर चुकी है, लेकिन ये जो कहा सकता है कि किसी प्रकार का कोई भी निर्णय अब नहीं लिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है, बैठक की समीक्षा की, 2024 में कैसे जनता के बीच में जाना है उसको लेकर कार्यकर्ताओं को बता चुकी है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हालांकि विपक्ष एकता की बात जरूर कर रहा है। लेकिन 2024 का चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आज मुस्कान, मई चल रहा है और उसके बाद 2024 में चुनाव है। और चुनाव की तैयारी देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए 1 साल का जो समय होता है उससे भी कम है और पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है बीजेपी। और अब विपक्ष को भी कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा।
ऐसे में अगर देखा जाए तो सपा और कांग्रेस अभी किसी भी तरीके से चुनावी मोड में नजर नहीं आ रहे हैं और यही कारण रह जाता है कि बाद में ईवीएम को दोष दिया जाता है। देखिए, विपक्षी है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम है सवाल करने का, और जाहिर सी बात है कि सवाल उठाएगा ही विपक्ष। लेकिन ये जो कह रहे कि अपनी कमियों को छुपाना, ईवीएम पर ठीकरा पुनना, वो बात अलग है। लेकिन हर चुनाव में ईवीएम का दोष नहीं हो सकता। अपनी जमीनी तैयारी को भी देखना पड़ेगा विपक्षी पार्टी को, कांग्रेस को भी देखना, जो अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खो चुकी है। समाजवादी पार्टी हालांकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी है, लेकिन अगर कहा सकता है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीतना है और ज्यादा से ज्यादा अपने सांसदों को जिताना है, तो पूरी तरह से जमीनी स्तर पे आना चाहिए, संगठन को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। हालांकि बसपा के साथ इससे पहले लड़े लगभग 17 सांसद जिताए थे, लेकिन बुआ और भतीजे का जो गठबंधन था वो ज्यादा दिन नहीं चला और चुनाव जीतने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से अलगाव कर लिया था। हालांकि मायावती इस बात को कह रही है कि अब की निकाय चुनाव हम खुद ही अकेले लड़ेंगे, और निकाय चुनाव लड़े थे और कई लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी भी इस बात करता थी। लेकिन कितनी एकता होती है, हालांकि विपक्ष की जो बैठकें और उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, कितना अखिलेश यादव या विपक्षी पार्टी मजबूत होंगी 2024 का चुनाव बताएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अध्यापकों की जिले के अंदर बदलियों की प्रक्रिया के दौरान कुछ अध्यापकों का डेटा सही तरीके से मेल न होने के कारण बदलियां करवाने में असफल रहने की सूचना मिलने पर ऐसे अध्यापकों को फिर बदलियां करवाने के लिए मौका दिया है। बहुत से अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के संज्ञान में लाया था कि उनकी बदलियां अप्लाई करने संबंधी डेटा सही तरीके से मेल नहीं हुआ, जिस कारण वे बदली करवाने से वंचित रह गए हैं। इसी तरह पहले राउंड की बदलियों के दौरान खाली हुए स्टेशनों और बदलियां करवाने के इच्छुक अध्यापकों की भी बड़ी मांग थी कि उनको जिले के अंदर ही बदलियां करवाने का एक मौका और दिया जाए, जिससे वे भी अपने रिहायश के नजदीक या पसंद के स्टेशन पर अपनी बदली करवा सके। इस संबंधी जानकारी देते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि अध्यापकों की इस मांग को प्रमुख रखते हुए जिन अध्यापकों कर्मचारियों का डेटा सही तरीके से मेल नहीं हुआ है, उनको डेटा सही करने और इसके उपरांत संबंधित स्कूल डीडीओ को डेटा वेरीफाई करवाने के लिए समय दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से हरजोत सिंह बैंस ने एक बार फिर से अध्यापकों के लिए ये खुशी की खबर सुनाई है, जिसमें अध्यापकों को बदलियां करवाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मुझे बता दें कि अगर देखा जाए तो बदली जो है पहली बार जो है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार में अध्यापकों की होती हुई नजर आई, जिसमें 6000 के करीब जो है पंजाब के अध्यापकों ने जो अपनी बदली की यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई और ई पोर्टल पर जो है दाखिल किया था, और कहीं ना कहीं जिसके चलते 2000 के करीब जो है अध्यापक उनकी बदलियां जो है वो कर दी गई है। और साथ के साथ ये भी देखा गया है कि जहाँ पर खाली स्कूल थे और उनके घर के नजदीक या उनके शहर के नजदीक जो गाँव थे जिनको अध्यापकों की जरूरत थी, उसमें जो है ये अध्यापक जो है वो भेजे गए हैं। दूसरी तरफ बात कर ले तो जिनके पेपर जो है जिन्होंने या ईमेल किए थे या पेपर जमा करवाए थे, उसमें खामियां जो है वो पाई गई थी, जिसके चलते वो भी देखा गया है
कि उनको अब दोबारा से तारीख दे दी है जो शिक्षा मंत्री की तरफ से कि 22 तारीख दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो है वो टाइम दिया गया है कि अपनी जो अर्जियां हैं वो दोबारा जो है दाखिल की जा सके, क्योंकि अगर पहले जो उन्होंने दाखिल की तो उनमें खामियां जो है वो जरूर पाई गई थी उनके पेपर में। तो अब DRTO को जो है उससे साइन करवा कर दोबारा जो है एप्लीकेशन शायद दाखिल करेंगे। तो दाखिल करने के बाद उन पर जो है काम होने के बाद उनको जहाँ पर स्टेशन जो है चाहिए वो उनको दे रही है। जी संदीप, लेकिन जिस तरीके से बदलियां करवाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया है अध्यापकों को, इसके बाद अध्यापकों का क्या कुछ कहना है? डेटा वेरीफाई नहीं हो पाया था, पहले ये कारण बताया गया था। बिल्कुल, पहले जो है डाटा वेरीफाई नहीं हो पाया था क्योंकि खामियां जो है कुछ पाई गई थी। इसके चलते दोबारा जो है शिक्षा मंत्री जोशी गैस की तरफ से ये तारीख जो है दे दी गई थी, जिसके चलते 22 तारीख दी गई है। और कहीं ना कहीं जो अध्यापक है वो खुश है कि उनकी जो बदले हैं उनके शहर के नजदीक जो है होने जा रही है, और जहाँ पर खाली पड़ी जो स्कूल में अध्यापक है वहाँ पर उनको जो है जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में खुशी की लहर है कि अपने घर के पास ही जो है वो बच्चे को पढ़ाते हुए नजर आएंगे और ज्यादा समय आने जाने में नहीं लगता हुआ नजर आएगा। जी, अब अध्यापकों को बदलियां करवाने के लिए किस तरीके की प्रक्रिया का सामना करना होगा? क्या कुछ प्रक्रिया है इसके लिए? जी बिल्कुल, अध्यापक जैसे पहले काम कर दिया था, जैसे कि एक पोर्टल जो है वो भी खोल गया है, और साथ ही साथ जो फिजिकली तौर पर जाकर एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो भी देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 22 तारीख जो है रख दी गई है, और 22 तारीख को ही जो है यानी कि आज की बात करें तो आज जो है वो 2 बजे से 6 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, और अध्यापक जो है वहाँ पर जाकर अपनी बदलियों की अपनी जो है दोबारा देते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीबीआई ने रविवार को लगातार दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व स्थानीय क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक कॉर्डेलिया क्रूज से मादक पदार्थों की जब्ती मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल न करने की एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने संबंधी आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए वानखेड़े लगातार दूसरे दिन सीबीआई के समक्ष पेश हुए। अधिकारी ने बताया कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में सुबह 10:30 बजे के आसपास पहुंचे थे। कार्यालय में प्रवेश करते समय वानखेड़े ने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान वानखेड़े को दोपहर का भोजन करने की अनुमति भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि वानखेड़े शाम करीब 4:30 बजे सीबीआई कार्यालय से बाहर निकले। तो आपको बता दें कि सीबीआई ने रविवार को लगातार दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व स्थानीय निदेशक समीर वानखेड़े से 5 घंटे तक पूछताछ की है। दूसरे दिन उनसे पूछताछ हुई। पहले दिन की अगर बात करें तो इतने ही समय तक पहले दिन भी पूछताछ हुई थी और कल दूसरे दिन उनसे पूछताछ हुई है, जिसमें कई बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि कॉर्डेलिया क्रूज में मादक पदार्थों की जब्ती का यह मामला है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल था, लेकिन आर्यन खान का नाम शामिल ना करने की एवज में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप समीर वानखेड़े पर चल रहा है। हालांकि परसों हुई जांच में उन्होंने ये साफ कहा था कि उन्होंने इस तरीके की कोई रिश्वत नहीं मांगी है। दिल्ली से आए अधिकारियों ने इस तरीके की रिश्वत मांगने का काम किया। इस तरीके की बात समीर वानखेड़े की तरफ से कही गई थी और कल भी कई अहम खुलासे उनके द्वारा किए गए।
बेटे आर्यन खान का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने संबंधी आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए वानखेड़े लगातार दूसरे दिन सीबीआई के सामने पेश हुए। अधिकारी ने यह बताया कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में सुबह 10:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, जिसके बाद उनसे पूछताछ हुई और लगभग 5 घंटे की पूछताछ के बाद वो यहां से रवाना हो गए थे। हालांकि पूछताछ के समय उन्हें दोपहर के भोजन का भी समय दिया गया और इस दौरान अगर बात की जाए तो कई अहम खुलासे समीर वानखेड़े की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने ये साफ कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं ली है। दिल्ली से जो अधिकारी आए थे उन्हीं के द्वारा ये रिश्वत की बात कही गई थी। तो आपको बता दें कि सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूर्व स्थानीय क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े से 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जानकारों के मुताबिक ऑर्डेलिया क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की राशि मांगने का आरोप उन पर लगा है, जिसके सिलसिले में पूछताछ के लिए वानखेड़े लगातार दूसरे दिन सीबीआई के समक्ष पेश हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एक बार फिर से कल दूसरे दिन पूछताछ हुई है समीर वानखेड़े से, दूसरे दिन किस तरीके के खुलासे सामने आए हैं? नमस्कार जी, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से दूसरे दिन 5 घंटे की पूछताछ हुई। पहले दिन 5 घंटे की पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े को छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उन्हें दूसरे दिन भी बुलाया गया था। अब माना जा रहा है कि आज भी समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीबीआई अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, उसमें समीर वानखेड़े उन सभी जांचों का सहयोग कर रहा है। जानकारी यह भी है कि समीर वानखेड़े ने अपने आप को बचाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। मुंबई हाईकोर्ट आज उनके गिरफ्तारी के ऊपर फैसला सुनाने वाली है। अब इस फैसले के साथ ही समीर वानखेड़े ने जिस तरह से अलग अलग एंगल की जांच की जानकारी दी है, उसमें यह जानकारी है कि समीर वानखेड़े ने कहा है सीबीआई को कि उन्होंने यह फिरौती नहीं मांगी है। बाकी वाई सिंह की जो टीम आई थी, यानी कि सीबीआई की जो दूसरी टीम बुलाई गई थी, उन्होंने इस तरह का फिरौती मांगा है। तीसरी बात, शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच जो व्हाट्सएप चैट मिला है, उसमें कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें कई बार शाहरुख खान समीर वानखेड़े को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत आभारी रहूंगा, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और इस जवाब के साथ ही समीर वानखेड़े ने उन्होंने कई बार थैंक यू भी कहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार शाहरुख खान ऐसा इतनी बार क्यों कहा और इसका मकसद क्या है? कौन सा आपने ऐसा काम किया था जिसके लेकर शाहरुख खान ने आपको धन्यवाद कहा? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब समीर वानखेड़े को सीबीआई को देने हैं। अगर सीबीआई को जवाब उपयुक्त नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है, उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर देगी। जी, जिस तरीके से दूसरे दिन पूछताछ हुई है, पहले दिन की अगर बात करें तो समीर वानखेड़े ने कहा था कि जो भी रिश्वत की बात हुई है वो उन्होंने नहीं ली है, दिल्ली से जो अधिकारी आए थे उन्होंने रिश्वत ली थी, इस तरीके की बात समीर वानखेड़े ने कही है। दूसरे दिन कितने सवाल उनसे पूछे गए, क्या इसकी लिस्ट, और किस तरीके की बात ये इस बार कही गई है? देखिए, समीर वानखेड़े को सीबीआई के 15 सवालों का जवाब देना है, जिसमें कार्डेलिया ड्रग्स क्रूज मामले से लेकर आर्यन खान की गिरफ्तारी क्यों हुई,
आर्यन खान को गिरफ्तार कर अपनी प्राइवेट कार में लाने वाले वो दोनों शख्स कौन थे? केपी गोस्वामी जो शख्स का नाम आया था, उसने आपके नाम पर 50 लाख रुपए लिए, वो क्या था? और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई? शाहरुख खान से व्हाट्सएप चैट के बाद आपकी कितनी बार मुलाकात हुई? शाहरुख खान ने आपको बार बार धन्यवाद क्यों कहा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब समीर वानखेड़े को सीबीआई को देने हैं। अगर समीर वानखेड़े सीबीआई को इन सारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बीच समीर वानखेड़े सिद्धिविनायक का दर्शन किए, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि सिद्धिविनायक से वह न्याय के उम्मीद के लिए आए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह फंसने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जिस तरीके के सवाल सीबीआई पूछ रही है समीर वानखेड़े से, लगातार ये बातें सामने आ रही है और लगातार शिकंजा और गहरा होता जा रहा है समीर वानखेड़े पर। ऐसे में क्या समीर वानखेड़े का कोई बयान सामने आया है? देखिए, समीर वानखेड़े हर बार यही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो भी गलत काम हुआ है वह दिल्ली की दूसरी जो बी टीम आई थी उन्होंने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। तो इस पर पर्दा तभी उठेगा जब सीबीआई इस पूरे मामले पर अपना बात रखेगी। खासकर मुंबई हाईकोर्ट ने जिस तरह से समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाया है, उस पर अगर आज फैसला आता है तो सीबीआई और कड़ाई से अपनी पूछताछ कर सकती है। तो पूरा मामला अब सीबीआई के कोर्ट में है, सीबीआई इस पर अपना आखिरी फैसला सुना सकती है। आगे किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है समीर वानखेड़े पर, क्योंकि 2 दिन की पूछताछ उनसे हुई है, क्या आगे के लिए उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई आज भी उन्हें बुला सकती है और यह माना जा रहा है कि 2 दिन की पूछताछ में शायद समीर वानखेड़े का जो सस्पेंशन है वह भी हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 दिन से पूछताछ चल रही है और सीबीआई ने अब तक कोई इस पर प्रति उत्तर नहीं दिया है। इसका मतलब है सीबीआई को पुख्ता सबूत और जानकारियां लगातार मिल रही है, इसलिए जांच की आंच भी लगातार समीर वानखेड़े पर बढ़ती जा रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 मई यानी आज कोरबा जिले की रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से 11 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 11:55 पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिर्रा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां 12 बजे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का अवलोकन करेंगे। वे दोपहर 12:30 बजे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद ग्राम चिर्रा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2:35 पर ग्राम चिर्रा से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2:50 पर ग्राम कुदमुरा पहुंचेंगे और वहां ठाकुर देवस्थल जाकर पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम कुदमुरा में दोपहर 3:15 से विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात करने के बाद शाम 5:25 पर रायपुर वापस लौटेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, किस तरीके की अहम जानकारी? जी देखिए मुस्कान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश भर के दौरे पर है और लगातार भेंट मुलाकात के माध्यम से लोगों से चर्चा कर और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो सरकार की योजना है वो संचालित हो रही है। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आज सुबह 11 बजे रायपुर से निकल करके 11:55 पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिर्रा पहुंचेंगे, जहां पर विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का अवलोकन भी करेंगे।
इसके साथ ही साथ अगर सौगात की बात करें तो 71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सौगात देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रामपुर विधानसभा में 71 करोड़ 23 लाख से अधिक राशि के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 44 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत वाले 37 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो कार्य है जिसके संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 71 करोड़ से अधिक की लागत का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। जी, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कार्यक्रम कर रहे हैं और भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अलग अलग तरीके से वो लोगों से मिलकर उनके समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम आने वाले चुनावों में भी उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। जी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात माध्यम से लोगों की समस्याएं दूर करने की कोशिश करते हैं। रही सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भरोसे का सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल पाटन में आयोजित किया था, तो उसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं और उससे लाभान्वित लोगों से, हितग्राहियों से उनको राशि वितरित किया गया और सरकार की योजनाओं के लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करने और लोगों तक पहुंचाने की लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये सोच रही है और लगातार उनमें सफल हो रहे हैं। और इसको चुनाव से जोड़कर देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही महीने छत्तीसगढ़ में चुनाव बचे हैं। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दबदबा है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर एक विधानसभा क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर चाहे विपक्ष की पार्टी की विधायक हो, तमाम जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो शासन की योजनाओं की जो मजबूत पकड़ है लोगों का, वो देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए कारगर साबित हो सकता है। आज का भेंट मुलाकात कार्यक्रम अगर बात करें तो किस तरीके से अहम ये रहने वाला है? देखिए, कोरबा के रामपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। लगातार जिस तरीके से बीजेपी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो या फिर गौठानों की बात हो, लगातार उससे सवाल उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ऐसे भेंट मुलाकात करते हुए दिखे हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों का दौरा करते हुए दिखे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रीपा यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा करते हैं और वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो समूह की बहनें, उनसे बातचीत करते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरीके से जो उनका जो भेंट मुलाकात है वो है। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडलों से भी चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में समाज के लोग सरकार की योजनाओं से संतुष्ट है कि नहीं। समाज को भी जो सभी समाज उनसे मुलाकात करते, प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं और अधिकारियों से भी चर्चा करते हैं कि शासन की योजनाएं किस तरीके से और उन पर क्या कुछ किया जा सकता है। अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं, जिस तरीके से लोगों का फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को निर्देशित दिया जाता है कि इन कार्यों पर आप फोकस करिए, जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सरकार की योजनाओं के प्रति, सरकार के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो देखने को मिले। जी, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रामपुर में और कब तक ये कार्यक्रम शुरुआत होगी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे रायपुर से निकलेंगे हेलीपैड से, जहाँ पर 11:55 पर रामपुर के विधानसभा ग्राम चिर्रा पहुंचेंगे। अगर भेंट मुलाकात की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम चिर्रा के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। वहाँ पर करीबन मुलाकात करने के बाद 3:15 पर जो प्रतिनिधि मंडल उनसे चर्चा करेंगे और 71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामपुर पहुंचेंगे और लोगों को सौगात देते हुए नजर आएंगे। लोगों में किस तरीके का उत्साह मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर है? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रम करते हैं, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, लोगों की भीड़ वहां पर पहुंचती है कि उनके सूबे के मुखिया उनके बीच किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए, पहली दफा है जब इस तरीके का कार्यक्रम किसी मुखिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी हेलीपैड से कहीं हेलीपैड बनाया जाता है उस क्षेत्र में जहां पर उतरते हैं, उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वही रहता है कि उनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचते हैं और लोगों से जो हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, तो वो देखने वाली विषय रहता है और लोगों को दिलचस्पी बढ़ते हैं। रही बात लोगों के पहुंचने की, तो हेलीपैड तो पहुंचते, लेकिन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे ताकि वो अपनी समस्याओं को बता सके। लेकिन ये देखा जाता है कि कुछ ही लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपनी बात कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार करीबन 15 से 20 ऐसे लोग रहते हैं, 30 लोग ऐसे रहते हैं जिनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। बाकी समाज के प्रतिनिधि और अन्य समूहों से भी चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश, तो लोगों की भीड़ वहां पर देखने मिलती है। लोग अपनी समस्याएं अपने मुखिया को बताना चाहते हैं ताकि उनका निवारण न हो सके और जो भी समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या से निदान किया जा सके। तो लोगों का भीड़ समस्याएं सुनने के लिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखने के लिए, मुखिया को देखने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि देश में कालाधन पर चोट करने के लिए नोटबंदी की गई है। प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक कालाधन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता वो उस पर लगातार प्रहार करेंगे। इन्हीं आर्थिक सुधारों की वजह से भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। पड़ोसी देश कंगाली के हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नोट बंद हुए हैं वो 30 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि इसके मध्यम वर्ग को फर्क पड़ेगा, ना कि बड़े वर्ग के लोग और उद्योगपतियों को। इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी ने स्वीकारा था कि ये नोटबंदी गलत थी और फिर वही गलती वो दोबारा 2000 का नोट बंद करके कर रहे हैं। इसलिए धामी तो प्रधानमंत्री की कसीदे पढ़ेंगे ही, क्योंकि उनको आम जनमानस की तकलीफ नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता में जिस दिन पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया था उस दिन से उन्होंने कहा था कि काले धन पर लगातार प्रहार करेंगे जब तक कि काला धन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। और काले धन के चोट करने का, काले धन जो काला धन था उसको नोटबंदी के रूप में जिस प्रकार का निर्णय उस समय लिया गया था उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत आज जीएसटी कलेक्शन के रूप में हो या अर्थव्यवस्था के मामले में हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं हमारे आसपास के देश, पड़ोसी देश किस प्रकार से कंगाली के हालत से गुजर रहे हैं ये हम सबको दिखता है। और आज जो नोटबंदी हुई है वह भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिससे कि काले धन पर पूरी तरह से चोट हो। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो इस पर काम करेंगे। और इतना ही नहीं, जो नोट बंद हुए हैं वो 30 सितंबर तक उसकी डेट रखी गई है, इसलिए 30 सितंबर तक कोई भी नोट अपने जमा कर सकता है, इसलिए कोई पैनिक होने की भी आवश्यकता। मुख्यमंत्री जी देखिए, उनको तो प्रधानमंत्री को खुश करना वो कहेंगे। पहली वाली नोटबंदी की गलती को स्वीकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसीलिए अपने द्वारा जारी किए गए 2000 के नोटों को आज वापस लेने की बात कर रहे हैं। उस समय भी बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ा था, छोटे लोगों को, मझोले लोगों को फर्क पड़ा था। इस समय भी इसका फर्क बड़े लोगों को नहीं पड़ेगा, मध्यम वर्गीय लोगों को पड़ेगा। तो ये फिर से एक नुकसान वाला काम है। और जो नोट की छपाई में पैसा खर्च हुआ 16,000 करोड़ रुपया और जो अभी जो खर्चा होगा नया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो राष्ट्र का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। उसमें जो दिक्कत आएंगी उसके लिए जिम्मेदार आदरणीय मोदी जी। तो आपको बता दें कि 2000 के नोट बंद होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काले धन पर चोट करने के लिए ये नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के पहले दिन से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक काला धन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता वो उस पर लगातार प्रहार करते रहेंगे। इन्हीं आर्थिक सुधारों की वजह से भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को फर्क पड़ेगा, ना कि बड़े वर्ग के लोगों को।
उद्योगपतियों को इससे पहले भी जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी सरकार ने स्वीकारा था कि ये नोटबंदी गलत थी और फिर भी वही गलती दोबारा 2000 का नोट बंद करके करने जा रहे हैं। इसलिए धामे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ेंगे ही, क्योंकि उनको जनमानस की तकलीफ नहीं दिखती। औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से गठित समिति ने रविवार को उत्तराखंड के डोईवाला से भांग की खेती करने वाली फर्म के खेतों में जाकर भांग की खेती की व्यवहारिकता को जाना। समिति के अध्यक्ष राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मामले मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, सदस्य, विधायक और अधिकारी इस दौरे में शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने सरकार और आम लोगों को होने वाले लाभ के बारे में चर्चा की। इसके लिए कानूनी प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। भांग की खेती शुरू करने के लिए सरकार को होने वाली आय और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। नेगी ने कहा कि सरकार प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में अग्रसर है। तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से भांग की खेती को शुरू करने के लिए सरकार लगातार समिति बनाकर इस पर कार्य कर रही है और इसी को लेकर अब सरकार ने जो समिति बनाई थी उसने उत्तराखंड जाकर उसकी व्यवहारिकता को जाना है, क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए है कदम बढ़ा रहा है और इसी दिशा में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये जो कमेटी है रविवार की और वहाँ पे जाके जाना है, वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट फार्मिंग के जो भांग की खेती की उसकी व्यवहारिकता को जाना और साथ ही कानूनी पहलुओं को भी जाना कि किस तरह अगर लीगलाइज इसको किया जाता है तो कैसे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, कैसे इसका मिसयूज रोका जा सकता है और उसके अलावा जो आम लोग हैं, किसान हैं, कैसे उसका लाभ इनको पहुंच सकता है, क्योंकि जो भांग है वो औद्योगिक क्षेत्रों में तो यूज होती ही है, उसके अलावा जो गैर मादक उपयोग है उसकी उपयोगिता किस तरह रहनी है उस पर भी वहाँ पे जो है विचार विमर्श किया गया और साथ ही जो दवाइयों के में भी इसका इस्तेमाल होता है तो हिमाचल में किस तरह इसका आने वाले दिनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भांग की जो खेती है वो कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से सकती है और साथ ही जो जंगली जानवर है उससे भी इसको फसल को कोई खतरा नहीं होता है। तो ऐसे में जो समिति ने उत्तराखंड में जो डोई वाला क्षेत्र है वहाँ पे जाकर जाना कि किस तरह से भांग की खेती अगर हिमाचल में लीगलाइज की जाती है तो किस तरह की व्यवहारिकता उसमें रहती है, किस तरह की अड़चनें आ सकती है, किस तरह से जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। जी, समिति ने जो जांच की है उसमें क्या कुछ खास पाया है? क्या हिमाचल में भांग की खेती की जा सकती है? इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी देखिए, समिति के सदस्यों के अनुसार जो है उन्होंने वहां पे जाके जाना है कि प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन और लागत की कीमत क्या आएगी, भांग के उत्पादों का विपणन किस तरह किया जा सकता है और अन्य जानकारियां अभी इसमें प्राप्त की है समिति ने कि किस तरह जो भांग है उसका अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो तकनीकी है और कानूनी पहलू है उसके बारे में भी विस्तार से उन जो समिति के सदस्य हैं उनको अवगत करवाया गया है वहाँ पे। और सरकार और आम लोगों को इससे क्या लाभ मिल सकता है, कानूनी प्रावधान इसमें क्या रह सकते हैं और जो आय है सरकार को किस तरह से इससे आय हो सकती है और किसानों को किस तरह से सुविधा मिल सकती है, इस पर भी वहाँ पे जो है समिति ने विचार विमर्श किया है। जो समिति के अध्यक्ष है जगत सिंह नेगी बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में बढ़ रही है और इसके लिए तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही ये जो समिति है हिमाचल आके अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेगी। और जो जैसे पहले बता चुकी हूँ कि भांग की जो खेती है, बागवानी मंत्री भी यही बता रहे कि पैदावार जो है इसकी कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी हो सकती है, जंगली जानवरों से इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, औद्योगिक प्रयोग और औषधि उत्पादन के लिए इसका जो गुणवत्तापूर्ण खेती है वो होती है और इसका जो प्रयोग है सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार है वो इस दिशा में जो है वो कदम बढ़ा रही है। जी टीना जी, आखिर सरकार का मोटिव क्या है भांग की खेती को बढ़ाने का, इस पर भी जरा बताइएगा। जी देखिए, हिमाचल में कहा जा रहा है कि जो भांग की खेती है उसके बहुत यूजेस है, उसका गुणवत्तापूर्ण उसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, उद्योगों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, दवाइयों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और जो किसान है अगर उसको लीगलाइज किया जाता है, अगर कानूनी प्रावधानों के तहत इसकी खेती की जाती है तो निश्चित तौर पे सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा और जो किसान है वो उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। और जो जिस तरह से बताया जाता था कि भांग की खेती से भांग से जिस पहले कई रोगों का उपचार किया जाता था, कैंसर जैसा जो भीषण रोग है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें काफी इसमें फायदा बताया जाता है कि मिलता है। तो ऐसे में सरकार जो है हिमाचल की वो लगातार ये प्रयास कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि भांग की खेती को अगर हिमाचल में लीगलाइज कर लिया जाता है तो किस तरह से जो है इसका जो मिसयूज ना हो और कानूनी प्रावधानों के तहत इसकी खेती की जा सके। तमाम पहलुओं पर सरकार जांच कर रही है और सरकार का यही कहना है कि इससे जो सरकार की आय है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही जो लोग हैं हिमाचल के या हिमाचल से बाहर, अगर इसका औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ जो है लोगों को भी इसका मिल सकता है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।